एक है परसेंटेज लेवलिंग, ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज कंसिडर्ड as a solution of SO3 in H2SO4 which is obtained by passing SO3 in solution of H2SO4 when 100 gram sample of oleum is diluted with desired mass of water, then the total mass of H2SO4 obtained after dilution is known as percentage leveling of क्या कह रहा है? सबसे पहले जो वॉल्यूम, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ SO3 एंड H2SO4, SO3 प्लस H2SO4, इसका जो मिक्सचर है इसको वॉल्यूम, वॉल्यूम से बनाते कैसे? H2SO4 सॉल्यूशन में SO3 पास करते, देन वी गेट दिस मिक्सचर। वॉल्यूम से अब ये तो इतनी बात होगी। अब ये वाली बात परसेंटेज ले लेंगे जो में कि अगर हमारे पास मान लो 100 ग्राम सैंपल है वॉल्यूम और हमारे पास SO3 प्लस H2SO4, इसका हमने 100 ग्राम लिया, हमारे देश में x ग्राम SO3 है और 100 माइनस x ग्राम
H2SO4 है। इसको हमने पानी के साथ डाइल्यूट किया विद डिजायर्ड मास ऑफ वाटर और इवन मोर देन दैट एक्सेस भी ऐड कर सकते हो। देन द टोटल मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइल्यूशन। तो हमारे पास क्या मैं पानी में ऐड करूँगा और या तो इतना ऐड करना है कि पूरा रिएक्ट कर जाइए, क्योंकि यहाँ जब पानी में ऐड करूँगा तो H2SO4 विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि वो तो बन चुका है, वो तो डाइल्यूट होगा। लेकिन जो SO3 है इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म H2SO4। तो हमने डिजायर्ड अमाउंट या मोर देन दैट ऐड किया और बनाया H2SO4। यह बैलेंस रिएक्शन है, इसका x ग्राम है। तो हमें ये रिएक्शन देख के समझ में आता है कि इसका मोलर मास होता है 32 + 48 80 ग्राम SO3 से 18 ग्राम वाटर अगर रिएक्ट करता है तो 98 ग्राम H2SO4 फॉर्म होता है। तो x ग्राम को अगर पूरा रिएक्ट करना है या वाटर एक्सेस हो सकता है, वाटर ने एक्सेस ऐड किया, तो अगर 80 ग्राम से 98 ग्राम बनता है तो x ग्राम SO3 कितना H2SO4 देगा। 80 से बनता है 98, तो 1 से बनेगा 98/80, x ग्राम से कितना बनेगा। ये आपका अमाउंट ऑफ H2SO4 हो गया जो और पहले से कितना है, पहले से ही है। तो टोटल अमाउंट ऑफ H2SO4 क्या हो गया, हंड्रेड माइनस एक्स प्लस 98/80 एक्स, तो 100 इधर ऐड हो 18x/80 इक्वल टू 100 + 9x/40। ये जो टोटल अमाउंट बना दिस इज नोन एज परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। इसको परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। इसकी वैल्यू हमेशा 100 से बड़ी होगी, देख के ही लग रहा है 100 प्लस समथिंग। और ये जो x है इट इज नोन एज परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 वॉल्यूम्स। 100 माइनस x परसेंटेज ऑफ H2SO4 mass percent in volumes, and that 100 + 9x/40 is percentage labeling of volume। आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि अगर परसेंटेज लेबलिंग दिया हुआ है किसी वॉल्यूम नंबर का तो आप x निकाल लो। x क्या होगा, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 वॉल्यूम। तो ये हुआ परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं ऐसे। पहला प्रॉब्लम, what is the percentage of free
SO3 in an oleum sample labeled as 104.5 percentage H2SO4. आएगा 20%। कैसे करेंगे? तो सीधा फॉर्मूला भी है, ये परसेंटेज लेबलिंग दिया हुआ है, इक्वल टू 100 प्लस 9x by 40 where x is the mass percent of SO3 in oleum sample है ना। यहाँ पे मास परसेंटेज पूछा जाएगा, तो आपका 104.5 माइनस 100 4.5 into 40 by 9 hence x equal to, यानी आपके पास जो ओलियम सैंपल गिवन है, व्हाट डज दैट मीन? इन ओलियम सैंपल अगर 100 ग्राम लिया जाए तो इट कंटेन्स 20 ग्राम SO3, 80 ग्राम H2SO4, and when you dilute it completely, you get 104.5 ग्राम H2SO4. अगला क्वेश्चन, if excess water is added into a bottle sample labeled as 112 labeled as 100% and is reacted with 5.3 ग्राम Na2CO3
then find the volume of CO2 evolved at 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin temperature after the completion of reaction. Completion of reaction. ऑप्शन सी है 12.3 अच्छा 1.2 1.2 क्या कहना है क्वेश्चन? If excess water is added into a bottle sample labeled as 112% H2SO4 and is reacted with 5.3 gram Na2SO4, then find the volume of CO2 evolved at 1 atmosphere pressure and 300 Kelvin temperature. Then find ये हो गया। तो देखो यहाँ पे ग्राम अगर Na2CO3 हमारे पास है और जब हम इस बोतल के सैंपल को जिसकी लेवलिंग 112% है इसको अगर एक्सेस वाटर ऐड कर देंगे इसका मतलब अल्टीमेटली यू आर हैविंग 112 ग्राम H2SO4. तो H2 Na2CO3 is a basic salt, a salt of strong base, weak acid. H2SO4 is a strong acid. They would react and form sodium, sulfate, water and CO2. Na2CO3 का मोलर मास होता है 106। तो इसके 5.3 ग्राम में इसका मोलर मास कितना है 23 into 2 plus 12 plus 48। तो इसके मोल हो जाएंगे 5.3 by 106 दैट इज कितना हो जाएगा 53 by 106 होता है 0.5 0.05
0.05 मोल। इसका कितना मोल है? 112 बाई 98, 112 बाई 98 हो गया। ये अगर हम इसे 14 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा ये आपका 56 बाई 49 पहले और फिर 8 बाई 7, तो ये 1 पॉइंट समथिंग मोल है। बैलेंस रिएक्शन तो यही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो इसके मोल कितने बने? है ना 1.14 मोल है किसका? हाँ तो ठीक है, 8/7 से बड़ा है। हमें तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका एक से बड़ा, एक से ज़्यादा मोल है, इसका 0.05 ही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट 0.05/1, 1.8/7/1, तो दिस इज लेसर, तो ये पूरा रिएक्ट कर जाए तो 0.05 मोल बन जाएगा। 0.05 मोल एट दिस टेम्परेचर एट दिस प्रेशर, यूज EV इक्वल टू NR, प्रेशर 1 है, वॉल्यूम निकालना है, N 0.05 है, R 0.0821 है, टेम्परेचर केल्विन में 300 है, V विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 × 3 × 0.0821, this value is 15 तो ये हो जाएगी 1.2314। This is your, ठीक है। एक और लिखो, सर 1.231 का क्या था? on adding 60 gram of water to an oleum sample (740 gram of H2SO4 R oleum sample strength is
एक ध्यान वाली चीज, बस 60 ग्राम अमाउंट वो है वाटर का जो एग्जैक्टली ऐड करता है, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा डाइल्यूशन नहीं। तो जो आप अमाउंट ऑफ वाटर एग्जैक्टली ऐड करते हो, जैसे 100 ग्राम में अगर 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल की परसेंटेज लेवलिंग एक्स है, यानी 100 ग्राम में जितना वाटर ऐड किया उसके बाद वो वाटर SO3 से रिएक्ट कर गया और x ग्राम टोटल बन गया, तो ये जो x की वैल्यू 100 से ऊपर होगी, तो जो इसका डिफरेंस होगा दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव एडेड। हाँ, उसके बाद आप कुछ भी ऐड करते रहो, यू विल गेट ओनली वाटर, नो फर्दर H2SO4, बट एग्जैक्टली डिजायर्ड अमाउंट ऐड किया तो क्या होगा, अगर 100 ग्राम में आपने डिजायर्ड अमाउंट वाटर ऐड किया और लेबलिंग आगे 109, यानी आपने वाटर कितना ऐड किया 9, कि वही तो 9 ग्राम एक्स्ट्रा आया। देखिए देखो ये बोल रहा है 60 ग्राम ऑफ वाटर टू एन वॉल्यूम सैंपल दिस, तो अगर वॉल्यूम सैंपल इतना ऑब्टेन हुआ, दिस मच वाज ऑब्टेन, दिस वाज H2SO4 वाज ऑब्टेन, तो यानी वॉल्यूम सैंपल का मास कितना होगा जिसमें आपने ऐड किया होगा दिस माइनस 60, यानी इसका मतलब होगा कि इन 80 ग्राम वॉल्यूम सैंपल वी नीड एड 60 ग्राम डिजायर्ड अमाउंट, तो 100 ग्राम के लिए कितना लगेगा नीडेड 8.8 आता है। तो 100 ग्राम में अगर इतना पानी लग रहा है तो परसेंटेज लेवल क्या होगी 108.8। 100 ग्राम में आपको 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल में यू नीडेड एग्जैक्टली डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इनटू कंप्लीट H2SO4 8.8 ग्राम। तो नया मास क्या हो, नया मास क्या हो 100 प्लस 8 पर जो भी एक्स्ट्रा मास आया वो तो पानी का ही हुआ भाई। आपके पास H2SO4 पहले से था, SO3 पहले से था, जो थोड़ा एक्स्ट्रा बना वो तो इससे ना कि SO3 पानी से लेकर के एक्स्ट्रा बना। तो अगर 100 ग्राम के लिए आपको 8.8 ग्राम नीडेड है, परसेंटेज लेवल क्या होगी 108, but this 8.8 is the exact design. You may add less, if you add less than this, then still there will be free SO3 available. If you add more than this, then the extra water will remain, 100 only water रहेगा। तो डिजायर्ड अमाउंट ऐड किया तो पूरा का पूरा SO3 को लेके H2SO बना देगा प्लस पुराना H2SO4 इस दो होमवर्क सर। हाँ, ये 680 ग्राम इसलिए यूज किया ना कि वो 60 वो बोल रहा है कि 60 ग्राम पानी को ऐड करने पे वॉल्यूम सैंपल में 740 ग्राम H2SO को मिलता है। तो वॉल्यूम सैंपल का मास कितना होगा 60 माइनस 60, ठीक है ना।
free SO3 remaining the solution is STP आंसर ये क्वेश्चन 2 सर वो क्या लिखा है 54 ml of If 1 gram of volume sample is diluted with water, the solution required (54 ml of 0.1 normal NaOH for complete nutrition, 0.4 या 0.4 normal. The percentage of free SO3 in the sample. Answer 26. अब आते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ
वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2। और क्या कहते हैं जैसे जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 है मतलब पानी में, इसकी स्ट्रेंथ बहुत से तरीके में ली जा सकती है। भाई एक H2O2 एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी स्ट्रेंथ मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml, और एक जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है, इसको मान लो दिया हुआ है x वॉल्यूम, एक H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ x वॉल्यूम, तो इसका क्या मतलब है? और अगर ये दिया हुआ है तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ग्राम पर लीटर कैसे निकालेंगे स्ट्रेंथ, और अगर वो दिए हुए तो ये कैसे निकालेंगे? पहले बात समझने की है इसका मतलब क्या है। अगर एक एक्वस सॉल्यूशन H2O2 x वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एट एनटीपी अगर हम 1 लीटर ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसे डिकम्पोज करेंगे कंप्लीटली, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन at NTP 1 liter of H2O2 aqueous solution will liberate x liters of, इसलिए सॉल्यूशन 1 liter aqueous solution H2O2 will liberate x liters of, या 1 volume solution of H2O2 will liberate x volume of O2 at अगर हम एक बार ये निकाल लें कि इस x लीटर में हमें अगर मान लो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई है एंड वी वांट टू राइट इट्स मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, तो अगर हम एक बार ये निकाल लें कि इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में H2O2 के मोल्स दैट इज इट्स मोलरिटी, n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया मोलरिटी, मोलरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ, 1000 ग्राम पर लीटर को 1000 से डिवाइड किया डेंसिटी ग्राम पर ml आ गया, ग्राम पर ml को इनटू 100 किया टाइम्स किया तो ग्राम परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम आ गया। तो पहले हमें अगर x लीटर ऑफ O2 है 1 लीटर, इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन x लीटर O2 बनाएगा। x लीटर O2 एट एनटीपी कितना मोल, x बाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, पर ये वाला 22.4 एक्चुअली अब यहाँ पे जैसा कन्वेंशंस हल्के से पुराने और नए चलते हैं। पुराना कन्वेंशन एनटीपी का है 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, तो उसमें 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर। तो ओल्ड कन्वेंशन तो ये यूज करेंगे, न्यू कन्वेंशन जो है उसमें आपका जो यहाँ पे 27.15 है ओल्ड कन्वेंशन में, और न्यू कन्वेंशन जो है उसके अंदर प्रेशर होता है 1 बार which is equal to 0.987 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर यही होता है। तब 1 मोल के इक्विवेलेंट आता है वॉल्यूम
22.7। अभी भी बहुत से बुक में ये वाला कन्वेंशन काफ़ी यूज होता है, कुछ क्वेश्चन इससे दिए होते हैं, लेकिन जैसे एनसीईआरटी में नया कन्वेंशन दिया है तो एनडीए में कभी ऐसा नहीं कि स्टिल ऑल क्वेश्चंस कम इन दिस कन्वेंशन, पर कुछ क्वेश्चन इस कन्वेंशन से आते हैं। कभी बार वो बात बड़ी क्लियर होती है कि क्या कन्वेंशन है, एंड समटाइम्स क्वेश्चन से पता चल जाता है क्या यूज़ कर रहे हैं, पर हल्का सा ये मतलब कभी बार प्रॉब्लमेटिक होता है, पता नहीं चल पाता कि कौन सा कन्वेंशन से वो डिमांड है, न्यू कन्वेंशन कुछ भी कर सकता है। पर देखो इसका क्या होगा, अगर इसके इतने मोल हो गए, इसके इतने मोल बनने का, पहले मैं इस वाले से फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, फेस कन्वेंशन में लिख दूंगा, इतने मोल अगर 1 लीटर से बने तो ये बैलेंस रिएक्शन क्या बताती है, 1 मोल O2 बनाने के लिए आपको 2 मोल H2O2 रिएक्ट करने पड़ते हैं, तो इतने मोल O2 बनाने के लिए आपको कितने मोल H2O2 यूज करना पड़ेगा, twice of this, यानी X by 11.2, and that is presented 1 liter solution। तो मोलैरिटी क्या होगी, molarity of H2O2 aqueous solution whose volume strength is X is X by 11. क्योंकि इसका X by 22.4 मोल बना O2 1 लीटर सॉल्यूशन से, 1 मोल O2 बनने के लिए 2 मोल H2O2 यूज होता है, तो इतने के लिए ट्वाइस ऑफ X by 22.4 यूज हुआ होगा, तो X by 11.2 दैट मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंटेड 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब मोल है। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ वेयर X इज द आप चाहे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालिए हो तो मोलैरिटी इंटू ये कर सकते हो, नॉर्मल ग्राम स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ H2O2, then mole per liter into molar mass क्या होगा, ग्राम पर लीटर, that will become 34x, x is the volume strength, ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली भी यूज किया सकते हैं। then strength in ग्राम और ml, जिसे डेंसिटी भी कह सकते हैं, दैट विल बी, ये ग्राम पर लीटर पर ml का 1000, तो 34 ये होता है 1000 परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, मतलब 100 ml में कितना होगा, तो 1000 ml में इतना है, ये आपका ये दिया हुआ है, ये है 1000 ml के अंदर, तो 1000 ml में इतना चीज है, तो 100 ml में क्या होगा, ये आपके पास ये हो गया ग्राम, 1 ग्राम पर, ये ग्राम पर ml, 1 ml में इतना ग्राम, तो 100 ml में कितना होगा इनटू 100, ये हो जाएगा 34x, ये हो गया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो x इज द वॉल्यूम, x यहाँ हर जगह क्या है, और एक होता है नॉर्मलिटी, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये बात हमने पढ़ी है कि इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नथिंग बट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसमें एन फैक्टर, मैं जब इसे ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ -1 से -2, 1 का चेंज 1, 2 का चेंज 2,
यहाँ -1 से 0, 1 का चेंज 1, 2 का चेंज 2, तो दोनों ही सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करें उनका फैक्टर 2 है, ओवरऑल फैक्टर भी 2 होगा। तो यहाँ पे मोलरिटी वॉज x बाई इंटू 2, ये आपका नॉर्मेलिटी हो गया। इन न्यू कन्वेंशन आपको क्या कहना है? इन न्यू कन्वेंशन जहां पे भी ये 11.2 है, इसकी जगह 11.35 यूज करें। यहाँ पे 11.35 हो जाएगा, जहाँ चाहिए तो 22.4 की जगह आपको एक्चुअली 42.7 यही आपके वॉल्यूम स्ट्रेन और ये सारी दूसरा कन्वर्जन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 11.2 वॉल्यूम H2O2 solution? Choices हैं 1 मोलर, 2 मोलर, 5.6 मोलर। हमने पढ़ा मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई, तो ये 11.2 दिया हुआ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या पड़ेगा, इसकी मोलैलिटी निकालो भाई पहले इस डेटा से। रिएक्शन क्या होगा, H2O2 KMnO4 एसिडिक मीडियम Mn2 प्लस O2 वाटर है ना, इसका एन फैक्टर 5, इसका एन फैक्टर 2। तो अगर इसका मोलैलिटी m 20 इंटू एम इंटू 2 मिली इक्वलेंट्स इक्वल टू 80 इंटू 0.05 इंटू 5, तो इसका हो जाएगा 40 m 80 इंटू 0.25, मोलैलिटी हो जाएगा कितना 2 इंटू 0.25 दैट इज 0.5। तो 0.5 मोलर तो इसकी मोलैलिटी होगी। अब चाहिए क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो रिलेशन क्या था, मोलैलिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है 0.5 इंटू 11.2 ठीक है। अगला प्रश्न, $40 ग्राम DA MnO4 twice, molecular weight 375, sample containing some inert impurities in acidic medium is completely reacted with (125 ml) of what is the percentage purity of the cell?
31.5 है क्या? आंसर तो मैंने टिक नहीं किया हुआ है। देखो एक बार देखते हैं चलो। $40 ग्राम बेरियम पर मैग्नेट, यानी 40 ग्राम एक्चुअली इसका मास नहीं है, सैंपल का मास। बेरियम पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम है H2O, तो रिएक्शन हो जाएगा Mn2 प्लस NO, इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 10, क्योंकि +7 से +2 5, पर इसके अंदर एक मॉलिक्यूल में 2 एम है। अब अच्छा, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का H2O2 है, तो इसकी मोलैरिटी 3, तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 3 मोलर, वॉल्यूम है 125 ml, तो इसके मिलीक्यूलेट हो जाएंगे 125 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, ये एन फैक्टर 2 है, तो ये हो गया कितना 750, ये इसके मिलीक्यूलेट हो गए, इतने इसके मिलीक्यूलेट होने चाहिए बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसके मिलीक्यूलेट तो मिलीमोल कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 10 है ना, तो ये हो जाएगा 75। मोल्स कितने हो जाएंगे 0.075, ये मोल्स हो गया। मैंने वही किया, मेरा मोल्स है 0.0375, मैंने वो नहीं किया, 10 नहीं किया, तो 0.075 ये मोल हो गए। मास कितना हो जाएगा, मोलर मास है 375, मास ऑफ इंटू 375, परसेंटेज प्योरिटी, मास बाई 40 इंटू 100, तो आएगा 7.5, 375 बाई 40, तो ये सॉल्व करो कितना था, कितना है सही, समझ में आती है। हुआ अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट जो K4FeCN6 होता है, K4FeCN6 को सर एक नहीं दिखाना था, ये मैंने जो किया था वो पूछना है। K4FeCN6 को H2O से रिएक्ट करते हैं, तो इट ऑक्सीडाइजेस टू K3, सर मैंने यहाँ पे बोला कि मैं वो ये और यहाँ पे .125 लीटर, हाँ वो दिखाते हैं। अब ये रोज इसके निकाल दिए, रोज इसके निकाले,
H2O2 हाँ तो उसका फिर या तो बैलेंस करना पड़ेगा अनबैलेंस नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम मोल के टर्म में करना चाहते हो दैट्स फर्स्ट वी नीड टू बैलेंस था तो तभी तो बोल रहा हूँ मैं इतने मोल से उतना रिएक्ट करता है। इक्वलेंट में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है और मोल में थोड़ी बैलेंसिंग की। ये हो जाएगा ये वाटर बन जाएगा कि केवल जो नहीं बनेगा लेकिन H2O2 ऑक्सीडाइजेज पोटेशियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम and itself reduces to प्रॉब्लम देखो ये आप एनसीईआरटी और रेडॉक्स चैप्टर में दिया
ये देखो 100 ml ऑफ डेटा ही कंप्लीट है। हाँ सर ये मुझे 1 minute। तो क्या हो जाएगा K4Fe CN6 K3 FeCN6 प्लस वाटर, इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 1 प्लस 2 से प्लस -1 से माइनस, तो इसका 100 मिली इक्विवेलेंट हो गया। और इसका भी 100 मिली इक्विवेलेंट आएगा। It should be 50 into m into 2 है ना, इसका एन फैक्टर 2 है, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी 1, मोलैरिटी 1 हो गई तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होगी 20 ml 5.6 volume H2O2 solution is mixed with 40 ml 11.2 volume H2O2 solution, and the resulting solution is diluted to 200 ml. The volume strength of resulting solution choices है
ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर ध्यान दो, यहाँ पे हम दो H2O2 सॉल्यूशन को मिक्स करना है। एक सॉल्यूशन है ml 5.6 वॉल्यूम, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी 5.6 बाई 11.5 है ना, प्लस एक सॉल्यूशन है जिसका 40 ml है और 11.2 वॉल्यूम है, हेंस मोलैरिटी M2 1 मोलर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया दो H2O2 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट मोलैरिटीज को मिक्स करना। तो इसको जब हमने मिक्स किया तो एक नया सॉल्यूशन बना, पहले वो 60 ml हो जाएगा, लेकिन देन आपने डाइल्यूट भी कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम किसी तरह से इसकी मोलैरिटी निकालते हैं H2O2 सॉल्यूशन की, देन बाई फॉर्मूला से हम वॉल्यूम स्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, मिलीमोल तो H2O2 कमिंग फ्रॉम दिस प्लस मिलीमोल, तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम फाइनल तो क्या होगा 200 ml, मोलैरिटी मान लेते हैं फाइनल हो गई mf, तो इसके मिलीमोल हो गए mf इनटू विच इज कमिंग फ्रॉम दिस टू, तो मिलीमोल फ्रॉम 1 प्लस मिलीमोल फ्रॉम, तो इससे कितने मिलीमोल आएंगे 20 इंटू 10 और ये मोलैरिटी फाइनल क्या होगी 50/200 मतलब 1/4। मोलैरिटी इतनी होगी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी, मोलैरिटी इंटू 11 पॉइंट, दैट इज 2 पॉइंट। ठीक है, क्लियर सर? तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है H2O2 का जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है, मोलैरिटी हमने निकाली। दूसरा सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है, मोलैरिटी निकाली। इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक नया सॉल्यूशन बनाया H2O2 का, टोटल वॉल्यूम 200 ml, बट मिलीमोल द मोलैरिटी इज mf। तो मिलीमोल्स कमिंग फ्रॉम सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, तो मिलीमोल फ्रॉम दिस सॉल्यूशन 22.5 10, यहाँ से 40 into 1 40, दिस इज नथिंग बट मिलीमोल ऑफ H2O2 इन दिस, और कहीं से तो आ नहीं रहे, mf into 200, mf निकल गया तो फिर ठीक है। What will be the volume strength of 100 ml of H2O2 solution required to react completely with 61 ml of KMnO4
in acidic medium. Given that (61 ml of acidic KMnO4 reacts completely with 5 ml of 1 molar of K4 तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर देखो पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 100 ml of H2O2 solution required to react completely with this much ml KMnO4 in acidic medium. मतलब अगर हम एक बार H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल लें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल जाएगी। पहली रिएक्शन इन्वॉल्व है H2O2 KMnO4 acidic medium, it will be Mn2 plus oxygen and factor 5 and factor 2, इसका 61 ml दिया है, इसका मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी M1 है, 100 ml दिया हुआ है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट हो गए 100 इंटू ट्वाइस M1, इसके मिली इक्विवेलेंट हो गए 61
इनटू पर इसकी मोलैरिटी नहीं दी, लेट्स से इसकी मोलैरिटी M2 है, M2 इंटू 5। अगर मुझे M2 दिया हुआ होता तो इसी स्टेज पे काम खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे M1 तो निकालना ही है, M2 भी नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मालूम कि दोनों रिएक्टर तो लॉ बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस 200 M1 इज इक्वल टू 300 M5। एक्चुअली जैसे ही M1 मिल जाएगा हमारी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी M1 इंटू, हमारा एक्चुअली आंसर ही है, और आंसर इज बेसिकली। अब लेकिन जो भी पूरी वो है पहले M1 निकालने की, पर M2 भी नहीं दिया हो तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इसमें गिवन दैट 61 ml of acidic KMnO4 reacts completely with 5 ml of this। अब एक और एक्शन दिए कि जिस KMnO4 की हम बात कर रहे हैं वही KMnO4 सॉल्यूशन, उसका 61 ml एसिडिक मीडियम में K4FeCN6 के संग रिएक्ट करके, ये तो Mn2+ ही बनेगा एसिडिक मीडियम में, लेकिन ये दिया है K+ बन जाता है, K+ तो ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भी वही था, फेरिक बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है, नाइट्रेट बन जाता है। तो इसका एन फैक्टर तो 5 है। मोलैरिटी हमने M2 ली है इसकी, तो इसके तो मिली इक्विवेलेंट हो गए 61 इंटू 5 इंटू M2। यहाँ पे इसका वॉल्यूम है 5 ml, मोलैरिटी दी हुई है 1 मोलर। इसका एन फैक्टर क्या होगा, हमने एक क्वेश्चन के समय किया था, इसमें ये 2+ से 3+ बन रहा है, ये +2 से +4 बन रहा है, और ये -3 से +5 बन रहा है। तो टोटल आयरन ये 3 चीज़ें ऑक्सीडाइज होती है, तो इसमें एक तरीके के नेचर का चेंज है, +2 से +3 मतलब एक चेंज। कार्बन के लिए एक कार्बन का चेंज है 2, पर 6 कार्बन जो होगा 12, तो 12 + 1, और ये -3 से +5 एक नाइट्रोजन चेंज है 8, 6 नाइट्रोजन का 48, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो आपका यहाँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से आ जाएगा, इसके मिली कौन जाएंगे 5 1 इंटू 60, ये इसके मिली इक्विवेलेंट हो गए बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये दोनों इक्वेट कर दो, हेंस M2 इक्वल टू M2 1 आया, तो ये कितना आ गया, M1 आ गया 305/200 इंटू 1, 3.05/2 ये आ गया, और यहाँ ये कितना आ गया वॉल्यूम स्टेप 3.05/2 इंटू 11.2, 3.05 into 5.6, which comes 17 point answer. This is the way you will get this. ठीक है, चले इसका N61 था। हाँ, हमने कैलकुलेट किया था, पहले भी किया था, अभी याद बताया मैंने। आगे बढ़े।
परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन in a bleaching powder sample एक तो ये चीज एंड एज वेल एज पर इसी के संग डिस्कशन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मेन फॉस्फेट होता है CaOCl। एक्चुअली CaOCl2 प्लस Ca, इसमें OCl माइनस आयन होता है, हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड। बाकी तो CaOCl2 कैल्शियम क्लोराइड इस तरह से होता है कि मेन इसमें ये आयन होता है, ये आयन। तो ब्लीचिंग पाउडर सैंपल मेरे पास कोई अगर W ग्राम है, एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर सैंपल क्या होता है, क्लोरीन तो गैसेस होता है, तो अगर क्लोरीन हैज अ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, तो क्लोरीन की जब भी मुझे नीड होती है तो ब्लीचिंग पाउडर इज अ रेडी सोर्स ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर को आप पानी से रिएक्ट करेगा, इट विल लिबरेट। जैसे स्विमिंग पूल में आपने कभी का किनारे वाइट पाउडर पड़ा रहता है, तो इट्स अ वाइट पाउडर होता है। आप पानी में जैसे ही इसको डालोगे इट विल बिकम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन लिबरेट। तो कई ऐसे तो क्लोरीन को स्टोर करके गैस फॉर्म में या उसको यूज करना भी मुश्किल, कोई आपको चाहिए कि क्लोरीन पानी में, जैसे अगर आप कुएं में डाल रहे हो, स्विमिंग पूल में डाल रहे हो, तो आप चाहते हो कि वो क्लोरीन वहाँ पे लिबरेट, तो गैस को उधर अंदर इंजेक्ट करना तो ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। कहते हैं इफ यू ऐड समथिंग सॉलिड सब्सटेंस विच लिबरेट गैस, तो अपने आप ही पानी के अंदर ही लिबरेट होगी, तो अपनी वो जो प्रॉपर्टी डिसइंफेक्टेंट की है यूज भी हो पाएगी। तो इसमें दो चीजें आती है। जनरली जो ब्लीचिंग पाउडर सैंपल आपको दिया हुआ होता है उसमें इम्प्योरिटीज और भी होती है। तो एक चीज होती है परसेंटेज ऑफ अवेलेबल और एक होता है परसेंटेज प्योरिटी। अगर CaOCl2 का W ग्राम है, ये इसका सैंपल मास है, अगर इससे X ग्राम क्लोरीन लिबरेट होती है, इफ दिस W ग्राम सैंपल लिबरेट्स X ग्राम क्लोरीन, then percentage of available chlorine is X by W into एक चीज। कैसे करेंगे देखेंगे अभी, क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है। और एक है कि अगर इस W ग्राम सैंपल में मास ऑफ CaOCl2 स्मॉल w, ये सैंपल मास है, में कंटेन सम इम्प्योरिटी, तो उस पूरे से जो क्लोरीन लिबरेट हुआ दिस बाय सैंपल मास इन 200 इज परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन। अब परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा, और ब्लीचिंग पाउडर सैंपल W बाई इंटू ये परसेंटेज प्योरिटी। अब यहाँ होता क्या है, CaOCl2 को जब आपने पानी में डाला इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्लोरीन की दो ऑक्सीजन स्टेट है, इसमें Cl+1 है, यहाँ Cl-1 है। तो इस रिएक्शन में बेटर हम बैलेंसिंग वाला चीज यूज करें, प्लस क्लोरीन लिबरेट हो गया। ये जो क्लोरीन लिबरेट हुआ, हमें देखो यहाँ पे W ग्राम है, रिएक्शन ये बैलेंस है, पर हम ये W ग्राम तो इसका नहीं है ना अकेला, ये सैंपल मास है, मास ऑफ सैंपल। तो आप ये बारे में श्योर नहीं हो कि कितना इसमें CaOCl2 है, तो ये रिएक्शन इसका मास होने का मतलब ये नहीं कि मुझे इसका मास मालूम है, ये मास CaOCl2 सैंपल का है जिसमें सब इम्प्योरिटी में भी दे।
तो आप सीधे Cl2 रिएक्शन को यूज करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं कि CaOCl2 कितना है एक्चुअली। अदरवाइज तो मैं क्या कहता कि मुझे अगर ये मालूम कि CaOCl2 का मास एक्चुअली इतना है, तो उसका इतना मोल है, एक मोल से एक मोल, दूसरे मोल से उतना मोल, पर ये तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, ये मैंने क्या कि इसे वाटर में ऐड किया, एक्सेस वाटर में, तो क्लोरीन लिब्रेट हो गया। ये सपोज X ग्राम लिब्रेट हो, पर ना मुझे ये क्वांटिटी मालूम है, ये मालूम है, पर ये नहीं मालूम कि ये कितना है, और ये भी नहीं मालूम होगा। तो मैं सिर्फ Cl2 को एस्टिमेट करता हूँ। तो Cl2 का एस्टिमेशन करने के लिए अरे तो डायरेक्टली जैसे मान Cl2 एंड फेरस आयन है, तो फेरिक आयन बन गया, ये Cl माइनस बन गया। मान लो आपने एक्सेस फेरस आयन ले लिया, एक्सेस फेरस लिया तो क्लोरीन पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक बन जाएगा। इसका आपको मोलैरिटी मालूम, क्योंक't आपको ये नहीं मालूम, तो फेरस, अच्छा ये वाली रिएक्शन भी लेबोरेटरी में ऐसे एनालाइज नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, फेरस आयन एक्सेस ले लिया, जिससे इंश्योर कर लिया कि क्लोरीन पूरा रिड्यूस हो जाएगा और ये फेरिक बन जाएगा। अब जो बचा हुआ फेरस है उसे आपने आइदर MnO4 के साथ H+ या डाइक्रोमेट टाइट्रेट किया। ये बचे वाले जो बच गया, बचा, इसको लेबोरेटरी में एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें हमें ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया, इसकी मोलैरिटी मालूम है, इसका वॉल्यूम मिल गया, ये फेरिक में जा रहा है, ये Mn2+ या ये है तो Cr3+। तो आपने बचे वाले अमाउंट को एनालाइज कर लिया, मैंने मिलीक्यूलेंट मिल गए, फैक्टर 1 तो मिलीमोल भी मिल गया। इस पूरे एक्सेस का मिलीमोल मुझे मालूम था, मोलैरिटी मालूम थी, वॉल्यूम मैंने लिया था, तो बचा हुआ अगर मिलीमोल मिल गया तो ये पता चल गया कि उस रिएक्शन में रिएक्ट कितने मिलीमोल किए। फैक्टर यहाँ भी 1 है, तो मिलीक्यूलेंट मिल गए इसके, यहाँ जो रिएक्ट किए तो इसके मिलीक्यूलेंट मिल गए, इसका एंड फैक्टर यहाँ 2 है, 0 से -1, 2 का जस्ट 2, तो इसके मिलीक्यूलेंट मिल गए, मतलब इसके मिलीमोल मिल गए, इसके मिलीमोल मिल गया, मतलब मास मिल गया, तो ये मास मिल गया, यही तो मास है। तो मास मिल गया, मास बाई दिस मास इनटू 100 इज परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम। तो एक तो ये तरीका है, एक और तरीका भी है कि जो क्लोरीन है उसे एक्सेस Ki से ट्रीट किया जाए। क्लोरीन को एक्सेस Ki से ट्रीट किया जाए। एक्सेस Ki से ट्रीट करने से ये पूरा रिएक्टर ये क्या हो जाएगा, आयोडीन एंड क्लोराइड, एंड इट विल एंश्योर कि ये पूरा रिएक्टर। अब आयोडीन को टाइट्रेट किया जाए हाइड्रो सॉल्यूशन से। वी हैव वे ऑफ टाइट्रेटिंग आयोडीन। ये आपने ब्यूरेट में लिया, एनालाइज करके आपको ये मिलीक्यूलेंट मिल गया, इसका फैक्टर 2 है तो मिलीमोल मिल गया, ऑल्दो इस एक्चुअल फैक्टर सेम है, तो जो मिलीक्यूलेंट यहाँ होंगे वही मिलीक्यूलेंट इधर भी होंगे, क्योंकि यहाँ भी इसका फैक्टर 2 है, इधर भी फैक्टर 2 है। तो पर इसके मिलीक्यूलेंट मिल गए, बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के मिलीक्यूलेंट मिल गए, एंड फैक्टर 2 है तो इसके मिलीमोल मिल गए, इसके मिलीमोल मिल गया तो इसके मोल मिल गए इनटू मोलर मास, मास मिल गया। तो एक ये तरीका एनालाइज करने का। तो ये आपका ये चीज हो गई कि जो क्लोरीन लिबरेट हुआ उसको कैसे एनालाइज करें। एक ये तरीका है मेथड 1, दोनों में कोई भी एक यूज करते हैं, क्वेश्चन इन्हीं को लेके बनाए जाते हैं। मेथड 2 एक्चुअली मेथड 1 में भी यहाँ पे फेरस को एनालाइज करने के लिए यूज आइदर MnO4 और
डाइक्लोराइड। तो ये तो हो गया परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन निकालने का तरीका। अच्छा, एक बार मुझे ये मास मिल जाए, अगर ये मास मिल गया, तो अगर ये मास मिल गया तो इसका कितना मास होगा? इसके मोल कितने? x/, इसके x/71 मोल है, तो उतने ही मोल इसके होंगे, तो इसके मोल भी x/71 हो गए। इसका मोलर मास आता है COCl2 का 127, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 127। ये इसका मास हो गया, परसेंटेज प्योरिटी। दिस इज नथिंग बट, ये क्वांटिटी क्या थी? The percentage purity of the bleaching powder sample and percentage of available chlorine has a relationship. That ratio is a fixed ratio, 127/7. समझे? ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहां पे लिबरेट होता है, समटाइम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें एसिड भी है कि वो आगे की रिएक्शंस को अफेक्ट ना करे, तो बहुत उसको न्यूट्रलाइज देगा। फिर उसमें आता है कि दैट दिस मच मोलर HCl इज एडेड, तो उसका मतलब है कि आपको HCl, क्योंकि HCl जो Cl बढ़ जाएगा, दिस मच मोलर, ठीक है, Cl बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cl से देख कोई भी एसिड ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो,
क्या कह रहा है ये 5 पॉइंट रिएक्शन कोई CaOCl2 जो कि WH प्लस वाटर तो 500 ml वाटर में 5.7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को हमने डिसॉल्व किया। क्लोरीन न्यूट्रेट का सपोज x ग्राम, हमारा आंसर तो है x बाई 5.7 इंटू 100 ये निकालना है। लेकिन हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए 500 ml चूज दी कि हमने इसका 25 ml सॉल्यूशन इधर से। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन लिबरेटेड x ग्राम हुआ, आप एक्चुअली x ग्राम से डील नहीं करते, आप उसके प्रोपोर्शन से डील, क्योंकि अगर 500 ml में x ग्राम क्लोरीन लिबरेट हुआ तो 25 ml तो आपने लिया, उसमें कितना ग्राम क्लोरीन है? क्लोरीन तो एक यूनिफॉर्म भी रहेगा उसमें। तो आपका अगर 500 ml में x ग्राम था, एक में x बाई 500, 25 में x बाई 20, यू आर एक्चुअली डीलिंग में x बाई 20 ऑफ क्लोरीन। आपको अल्टीमेटली x ही निकालना है, बट ये सब जो चीजें होंगी ये x ग्राम क्लोरीन के संग नहीं होगी, ये ड्यू टू x बाई 20 ग्राम। एक तरीका है कि पहले ये निकाल लो फिर 20 टाइम्स कर दो, तब इसमें Ki प्लस क्लोरीन KCl प्लस आयोडीन, आयोडीन प्लस हाइपो सॉल्यूशन, तो आपके पास ये दिया हुआ है कि हाइपो सॉल्यूशन का 24.35 ml यूज हुआ, नॉर्मलिटी n/10, यानी यहां से कितना मिलीप्लेट आ गया 2.43, इतने ही मिलीप्लेट इसके होंगे। फैक्टर यहाँ भी 2 है, इस वाले में भी 2 है, और इधर भी मिलीप्लेट यही हो गया 2. बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्लोरीन के मिलीप्लेट भी यही होगा। इसका एन फैक्टर 2 है, तो मिलीमोल ऑफ क्लोरीन क्या होगी? टू 2.435 बाई 2, मोल्स कितना हो गया? मास कितना हो गया? इंटू 71। यही तो क्लोरीन है जो आप ये यूज कर रहे हो, पर ये क्लोरीन कितने अमाउंट की है? ये क्लोरीन 25 ml सॉल्यूशन वाली है, यानी ये इक्वल टू हमने क्या माना x बाई x क्या हो गया 10 इंटू 2.435 x की वैल्यू ये परसेंटेज ऑफ by 5.7 into क्या है?
ये 33.33 है। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल, परसेंटेज प्योरिटी सीधे सीधे परसेंटेज प्योरिटी बाई परसेंट अवेलेबिलिटी इक्वल टू 127/70 या परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन को मल्टीप्लाई कर दो 127/71 से यू गेट परसेंटेज। पूछा नहीं? तो ये आपका ये एक तरीका में वो आइडोमेट्रिक वाला यूज किया, और एक तरीका वो कि पहले से फेरस एक्सेस से रिएक्ट कर दिया, फेरिक बच गया वहां पे पर फेरस बच गया, उस फेरस को हमने आइदर डाइक्रोमेट एसिडिक या एमिनोफोर एसिडिक से एनालाइज किया, उसके बाद ये पता किया कि वहां कितना जो रिएक्ट किया था कितना था। तो उस तरीके से मेन बात है आपको इस क्लोरीन को एनालाइज करना, ठीक है? ये परसेंटेज ऑफ अवेलेबल ठीक है, बीच पर भी अपडेट करूँ। सैटरडे को विल स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, संडे को 2 घंटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके 1 घंटे में उस दिन अगले संडे को 7 to 10 क्लास लेंगे। पहला 2 घंटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर 1 घंटे में जो ये फ्लॉक्ट्री एक दैट विल नॉट टेक मोर देन 45-50 मिनट, और उसको सेपरेटली इंडिकेटर्स वाले प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक्स है, वो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा 2 घंटे में। तो संडे को हम लोग बचा 1 घंटे का टाइम लेके एक्स्ट्रा स्टडी फ्लॉक्ट्री में। सैटरडे संडे केमिस्ट्री पढ़ाओगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट वो 1 घंटे लास्ट में सैटरडे को 2 घंटे क्लास, संडे को 3 घंटे क्लास, तो 3 घंटे क्लास में संडे को जो भी 7 to 10 7 से 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, 1 घंटे फ्लॉक्ट्री में। इतना आता नहीं है पर फिर भी लेवल मतलब फिर भी कभी बार आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि अब इतने पेपर होते हैं तो आपके किस पेपर पे आना चाहिए फ्लॉक्ट्री में ध्यान रखना चाहिए।